फर्स्ट टॉपिक कंट्री, नेशन, स्टेट, ये पढ़ते हैं हम। तो व्हाट इज, आपके दिमाग में क्या है, क्या लगता है, मुझे डिफरेंस बताओ थोड़ा। कंट्री, नेशन और स्टेट, एनी आइडिया यू कैन डिफरेंशिएट? ओके, कल्चरल, ओके, व्हाट एल्स? स्टेट क्या होगा? तो स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होगा, वो हमको पता करना है ना, ये हम सब देखेंगे। अभी आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो वर्ल्ड को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, वाटर मास एंड लैंड मास। लैंड मास को किस में डिवाइड करते हैं हम? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स को, यस, कंट्री को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील या तालुका, और तहसील को हम किस में डिवाइड करते हैं? विलेज। अब आप एक चीज नोट करना है, यहां पे वर्ड स्टेट आता है, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी स्टेट का क्या मीनिंग होगा? सब डिविजन ऑफ अ कंट्री, जैसे एमपी एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, राजस्थान भी एक स्टेट है। लेकिन यहां पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेट, इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ विच सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक हो गया ज्योग्राफिकल कनोटेशन। ये दोनों अलग 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 कनोटेशन है। ज्योग्राफिकल कनोटेशन में वर्ड स्टेट मींस सब डिविजन ऑफ कंट्री, लेकिन जब हम पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको? एक इसका हम जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, और एक अंडर आर्टिकल नंबर 12 स्टेट का डेफिनेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 12 में, ये हम देखेंगे। तो कंट्री is a subdivision of continent. When the people residing in a country develop a sense of belongingness towards a common political community, जब देश में सारे लोग ऐसा सोचेंगे, वी बिलोंग टुवर्ड्स अ कॉमन पॉलिटिकल कम्युनिटी, द कंट्री विल बिकम द नेशन। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने स्थापना की थी। उनका पहला एम क्या था? इंडिया को फ्रीडम नहीं दिलाना था, इंडिया को क्या बनाना था? नेशन। तो न्यूज़पेपर्स चालू किए गए which used to instill the feeling of nationalism among the masses. You belong towards a nation called India. Why? Because all of you think that you belong towards a common political community. So, the term state is used in two contexts, geography and political science. पॉलिटिकल साइंस में हम दो डेफिनेशन देखेंगे, जनरल एंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो वर्ड स्टेट है, जब ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, तो कंट्री को हम लैंड मास और वाटर मास में डिवाइड करेंगे। लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को कंट्री, एंड कंट्री को स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार एक्सेट्रा। तो हमको समझना है वर्ड स्टेट एक पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होगा और एक ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हमने देख लिया
हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में। पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में एक जनरल डेफिनेशन है और एक आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। अब स्टेट के डेफिनेशन में जाने से पहले हम देखेंगे नेशन। नेशन मीन्स पीपल staying in a country, they develop a sense of belongingness towards a common political community. So when all the people residing in a country will have this kind of feeling, country will become a nation. India is a nation. What do you think? India is a nation, but क्रिटिक्स क्या कहते हैं? इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। जम्मू कश्मीर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ग्रेटर नागालैंड, पंजाब, खालिस्तान, तमिलनाडु, एलटीटी। क्योंकि इंडिया के हिस्से में कई सारे ऐसे लोग जो इन एरियाज में रहते हैं, वो नहीं सोचते हम इंडिया के पार्ट हैं। दैट्स व्हाई इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। ऐसा क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं। लिखना है आंसर्स में तो हम यही लिखेंगे, इंडिया इज अ नेशन। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस मूवमेंट्स देयर आर पीपल हु डोंट थिंक दे बिलोंग टू इंडिया। यहां पे कीवर्ड क्या है? ऑल द पीपल व्हेन डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो हम ये एग्जांपल्स देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस एरिया ऑफ इंडिया? दीज आर दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। यहां पे ये लोग एक अलग देश बनाना चाहते हैं। क्या नाम रहेगा इस देश का अगर बनेगा तो? एक नागा ट्राइब है। ये नागा ट्राइब ये पूरे एरियाज में स्प्रेडेड है। उनकी क्या डिमांड है कि हमको एक सेपरेट कंट्री बनाना है ऑफ नागा ट्राइब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दिस पार्ट्स। और ये जो नया देश बनेगा इसको कहेंगे ग्रेटर नागालैंड। क्या कहेंगे? ग्रेटर नागालैंड। तो ये लोग तो नहीं सोचते ना हम इंडिया के पार्ट है। दैट्स व्हाई क्रिटिक्स आर सेइंग इंडिया इज स्टिल नेशन इन मेकिंग। एग्जांपल 1, ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इनका एम क्या है? सोवेरियन नागा स्टेट बनाना। और ये जो सोवेरियन नागा स्टेट को क्या कहेंगे? नागालैंड। जहां जहां नागाज रहते हैं उन सारे एरियाज को मिला के इनको एक नया देश बनाना है। सिर्फ इंडिया वाला पोर्शन नहीं, म्यांमार वाला पोर्शन भी, दोनों को मिला के इनको एक नया देश बनाना है। दैट्स व्हाई दिस पीपल डोंट थिंक वी बिलोंग टू इंडिया एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल नेशन इन मेकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन के आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, दो लीडर्स होते हैं, एसएस खपलांग, इसाक चीसू शू एंड ये वाला मूविया। तो एक हो जाता है एनएससीएन के, एक हो जाता है एनएससीएन आईएम। सो दिस इज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट गोइंग ऑन इंडिया, going on since 72 years, and more than 25,000 people have died in this movement, and this movement is still going on. Can you identify this person? Who is he? He is प्रभाकरन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, LTTE, नाम सुना होगा। LTTE का एम क्या था? इनको ऐसा देश बनाना था, श्रीलंका का नॉर्दर्न वाला हिस्सा और इंडिया का सदर्न हिस्सा मिला के एक नया देश बनाना था, ग्रेटर तमिलनाडु या तमिल-ईलाम। और ये गोल को अचीव करने के लिए प्रभाकरन जी ने LTTE नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब ये तमिल भाषा बोलने वाला का ऑर्गेनाइजेशन था। एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका नॉर्थ ईस्ट था। ये एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना चाहते थे, तमिल-ईलाम। ऐसा क्यों करना चाहते थे? पहले इनका जो 1998 में ये जब पीक पे थे तो ये पूरा श्रीलंका का पोर्शन इनके कंट्रोल में था। किसके? LTTE के कंट्रोल में। और फिर ये सिकुड़ के यहां पे आ गया एंड नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नो मोर।
अब क्या होता था, ये जो श्रीलंका है इसमें दो टाइप के भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक सिन्हालीस भाषा और एक तमिल भाषा। जो सिन्हालीस भाषा बोलने वाले लोग थे वो मेजोरिटी में थे और तमिल भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे। मेजोरिटी भाषा बोलने वाले लोग सिन्हालीस बुद्धिस्ट थे और माइनॉरिटी भाषा बोलने वाले तमिल्स हिंदू थे। तो मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। अगर वहां पे गवर्नमेंट जॉब होगी तो सिन्हालीस भाषा बोलना कंपलसरी, एक पेपर था। तो जो तमिल लोग होते थे उनको तो सिन्हालीस भाषा आती नहीं थी, तो वो गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं पाते थे, तो ऐसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो तमिल लोगों ने क्या कहा कि भाई हम इस देश में एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अब हमको एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। तो दिस तमिल पीपल नेवर थॉट दे बिलोंग टू द श्रीलंका एंड इंडिया के जो तमिल्स थे वो उनका सपोर्ट करते थे। तो आपने सुना होगा कि राजीव गांधी ने एलटीटी जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका ही श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ वॉर चालू हो गया। और जब सिविलियंस आपस में लड़ते हैं इसको कहते हैं सिविल वॉर। क्या कहते हैं इसको? सिविल वॉर। तो राजीव गांधी जी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, मतलब इंडियन मिलिट्री को एलटीटी के अगेंस्ट भेजा था। तो यहाँ पे इंडियन तमिल्स के काफी सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे और जब वो तमिलनाडु में इलेक्शन रैली में गए थे तो एक ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उनमें उनकी डेथ हो गई। एलटीटी, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ इंडिया? खालिस्तान। ये लोग एक नया देश बनाना चाहते हैं, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, इन दोनों को मिला के। अब यहां पे जो कुछ लोग रहते हैं पंजाब में वो ऐसा नहीं सोचते हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया इज स्टिल नेशन इन मेकिंग। ये फ्लैग है। अगर ऐसा देश बनता, रिसेंटली खालिस्तान मूवमेंट वाज क्वाइट एक्टिव विच इज अगेन सप्रेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा उनका फ्लैग होता है। धर्म के आधार पे एक नया कंट्री या सोवेरियन स्टेट बनाना चाहते थे। उनका एम क्या था? खालिस्तान, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब मिला के बनाना चाहते थे। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? ही वाज द लीडर ऑफ दिस खालिस्तान मूवमेंट ड्यूरिंग 80s एंड 90s। भिंडरनवाला, इनका नाम था भिंडरनवाला। दिस इज द पर्सन एट द सेंटर। ओके। 90s 80s में अब ऐसा एलिगेशंस है कि ये जो पंजाब है वहां पे है ना, कांग्रेस पार्टी पावर में हार रही थी इंडिया के पंजाब में, और वहां की जो लोकल पार्टी थी अकाली दल, उनसे वो जीत नहीं पा रहे थे। तो इनिशियली कांग्रेस सपोर्टेड दिस भिंडरनवाला, ओके, so that Congress can come to power. But later on, this person started becoming independent, and he took up arms and he started demanding Khalistan. So this was against the unity and integrity of India. So Indira Gandhi had ordered military, which is called Operation Blue Star, and these people went into the Golden Temple so that they can be flushed out from there. But in this Operation Blue Star, their temple was demolished. Like this. This is Golden Temple, Amritsar. This affected the Sikh sentiments in India. So later on, when Indira Gandhi was coming out of her house, her own Sikh security guards killed her due to this Operation Blue Star. And this is how this led to her death. So this Khalistan movement is still going on in India. And Bhindranwala, Jarnail Singh Bhindranwala was the dominant leader of this movement. So certain sections in Punjab, they never thought they belonged to India. That's why critics are saying India is still nation in making. तो मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव। और जब तक मुझे काम है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी मैं कह सकती हूँ कि एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक खून एक भारत को जीवित करे। कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को अपनी मौत का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो
रिश्वत में ये भाषण देने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटा। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को जाने माने लेखक और अभिनेता पीटर उस्तिनोव उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। ठीक 9:12 पर इंदिरा So you can view this video later और ऑफिस when this PPT will be sent. मुझे चिंता नहीं है। ठीक है। So now we will see what is state. What is state? State में हम क्या देखेंगे? जनरल डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? स्टेट मीन्स एनी एंटिटी, any entity. State means any entity which satisfies the following 4 conditions. State means any entity which satisfies the following 4 conditions. State in context of geography or political science? Yes. आपने पढ़ा होगा ना? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन आया होगा। क्या था उसमें? कुछ आइडिया दो। यस यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन, सेकंड टेरिटरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गवर्नमेंट, और 4 सोवेरेनिटी। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस कंट्री को हम क्या कहेंगे? स्टेट। और कंट्री का ज्योग्राफिकल सब डिविजन क्या हो जाएगा? स्टेट। तो स्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, स्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी 2 सिचुएशन को कंपेयर करो। बिफोर 1947 जब इंडिया को आजादी नहीं मिली थी, एंड आफ्टर 1947 जब इंडिया को आजादी मिली। देखो, पॉपुलेशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन क्या नहीं था? तो इंडिया स्टेट नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया को क्या मिल गई? तो ये चारों एलिमेंट फुलफिल हो गए। तो इंडिया कब बना स्टेट? आफ्टर 1947। तो इससे पहले इंडिया क्या था? यस, एक होता है कॉलोनी, ये हम आगे मीनिंग देखेंगे। एक होता है, वेरी गुड, और फिर उसका अगला स्टेज क्या होगा? जब उसको क्या मिल जाती है? सोवेरेनिटी। अब ये जो कंसेप्ट है स्टेट, ये कैसा कंसेप्ट है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? It will exist but not physically. For example, this table is there, I can touch, it is existing, and it is existing physically. तो ये जो कंसेप्ट है ना स्टेट, ये एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप स्टेट को जाके टच नहीं कर सकते। तो ये कहां पे एग्जिस्ट करेगा? माइंड, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज। जैसे कल्चर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, मैरिज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। आप मैरिज को टच कर सकते हो? नहीं। तो स्टेट कैसा कंसेप्ट है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मींस इट विल एग्जिस्ट इन रियलिटी बट नॉट इन फिजिकली। पहला चीज। दूसरा चीज आप एक ध्यान से देखना, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। Government is one of the ingredient of state. So state and government is not same. It is different. But in newspapers, current affairs, sometimes it is used interchangeably. But conceptually, both are different. So India was not a state before 1947. It became a state, and state is an abstract concept. तो कोई भी कंट्री होती है, कंट्री कैन बी अ कॉलोनी, कंट्री कैन बी अ dominion, and country can be a sovereign state. Country can be a nation also when all the people will develop a sense of belongingness towards a common political community. So country can be a nation or nation in making, a country can be a colony, dominion, and
sovereign state, and a country can be a nation and sovereign state. All three overlap. जैसे एट प्रेजेंट इंडिया इज अ कंट्री, जोग्राफिकली आजादी मिल गई तो इंडिया क्या बन गया, स्टेट हो गया और नेशन भी है। तो तीनों चीज कोएग्जिस्ट भी कर सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया वाज अ कंट्री बट नॉट अ स्टेट, इंडिया वाज अ कॉलोनी, एंड इंडिया वाज नॉट अ नेशन ऑल्सो। तो कई बार तीनों चीज ओवरलैप भी होगी, कई बार तीनों चीज अलग अलग भी होगी। अभी जो चौथा फीचर एलिमेंट था स्टेट का वो क्या था, सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी का डेफिनेशन लिखिए। सोवरेनिटी मींस जो कंट्री के लोग होते हैं ना, दे हैव सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में क्या लॉज बनेंगे हम इंडियंस नहीं डिसाइड करते थे, कौन डिसाइड करता था, ब्रिटिशर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया लड़ेगा या नहीं लड़ेगा हम डिसाइड नहीं करते थे, कौन डिसाइड करेगा। तो पीपल हैव नो डिसीजन मेकिंग पावर इंटरनली एंड एक्सटर्नली व्हेन इट्स अ कॉलोनी, बट व्हेन इट बिकम्स अ सोवेरियन पीपल विल हैव द राइट टू टेक डिसीजंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द डोमेस्टिक गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट इज सोवेरिनिटी। अब सोवेरिनिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दैट्स व्हाई यू विल रीड इन करंट अफेयर्स कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस एमर्ज हो रहे हैं, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, ये कंट्री की कौन सी सोवेरिनिटी को अफेक्ट करेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो सोवेरिनिटी को समझना बहुत जरूरी है। सोवेरिनिटी इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट विदाउट विच स्टेट विल बी इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया 1947 से पहले इंडिया के पास क्या नहीं थी, सोवेरिनिटी नहीं थी। तो सोवेरिनिटी के जनरली 2 कनोटेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कनोटेशन मींस विद इन कंट्री हु इज द सुप्रीम पावर, स्टेट। नो अदर पावर, वेदर इट इज पीएम, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट, नो वन इज अबाउ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट होता है तो रेड लाइट होता है तो एक साथ 500 कार रुक जाती है, क्यों, this is the power of state. So sovereignty has both the dimensions, internal and external. You can read it from here. Now हमने देखा स्टेट का डेफिनेशन, इसके बाद हम देखेंगे स्टेट और गवर्नमेंट। लेकिन जो हमने कंटेंट पढ़ा क्या ये रिलेवेंट है, ये देखो ये 2021 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। स्टेट का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसी से ही सॉल्व होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी। डेफिनेशन आपके सामने है और इसको सॉल्व करना है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है ना, हमको ये भी आना चाहिए। अभी देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है। कितने एलिमेंट है स्टेट के, 4। तो हम यहां से चालू करते हैं। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। तो टेरिटरी एक एलिमेंट आ गया, पीपल दूसरा एलिमेंट आ गया, possessing an authority to govern them, maintain etc. safeguard the, तो गवर्नमेंट आ गई। कितने एलिमेंट हुए, चौथा कौन सा है, इस स्टेटमेंट में नहीं, 4th एलिमेंट इज मिसिंग, तो दिस कैन नॉट बी दी आंसर। सी, अब इसमें अ नंबर ऑफ पर्सन मतलब पीपल आ गए, लिविंग इन अ डेफिनेट, एलिमेंट नंबर 2 आ गया, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड, एलिमेंट नंबर कौन सा एलिमेंट नहीं है, 4th एलिमेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये लैपटॉप बीच में आ रहा है, ये पढ़ाई में आ रहा है, बीच में आ रहा है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप, अ सोसाइटी
सोसाइटी मीन्स पीपल, एलिमेंट 1, परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट, ऑप्शन नंबर एलिमेंट नंबर 2, सेंट्रल अथॉरिटी को गवर्नमेंट ले लो, यहां भी सोवरेनिटी नहीं है। अब कौन सा बचता है? अभी भी टिक नहीं करने का, पहले एलिमिनेट करने का, फिर सिलेक्ट करना। जब तक 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तब तक सिलेक्ट मत करो, इससे आंसर में ना एक्यूरेसी आती है। ठीक है, अब देखो, कम्युनिटी ऑफ एलिमेंट नंबर 1, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट टेरिटरी, फिर क्या लिखा है, मतलब कौन सा? हाँ, सोवरेनिटी आ गया, प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड, चारों एलिमेंट आ गए, आंसर क्या है? ए। सिर्फ पढ़ने से इस एग्जाम में काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना है, कम से कम 1000-2000 एमसीक्यूज। तो देखो अभी आपके पास कंटेंट था फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाउ यू विल सॉल्व एमसीक्यू? कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना है का तरीका क्या है? इस तरीके से आज के बाद आप हमेशा सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन देख के क्या बोलेगा, कौन सा सही आंसर है, वो पहले सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट नहीं करना है, क्या करना है? एलिमिनेट। एलिमिनेट विथ रीजन कि बी सी डी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं थे? सब में कौन सा एलिमेंट नहीं था? सोवरेनिटी नहीं थी। और ए आंसर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऑल 4 एलिमेंट्स है। इस तरीके से डेली जो भी टीचर क्लास में पढ़ाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो भी कंटेंट पढ़ा है उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। नहीं तो बच्चे रिवीजन में क्या करते हैं? सिर्फ रीड करते हैं। समझे एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका? डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है, जो भी टीचर पढ़ाता है क्लास में। और जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी इररिलेवेंट नहीं है। कौन सा ईयर? यूपीएससी प्रीलिम्स। हाँ, तो ये सारा कंटेंट रिलेवेंट है। वो क्या, नए बच्चे आते हैं, लक्ष्मीकांत में ये सब होता नहीं है, तो उनको लगता है सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो ये हेडिंग लिखेंगे हम लोग, फिर इसका थोड़ा बेस हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉलोनी, डोमिनियन एंड सोवेरियन। सोवेरिनिटी वॉज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अ कंट्री कैन बी कॉलोनी, अ कंट्री कैन बी अ डोमिनियन, अ कंट्री कैन बी अ सोवेरियन। इसको समझने से पहले हमको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो ब्रिटेन, इंडिया में जब कॉलोनी थी तो किसका राज था? ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? यूके भी कहते हैं। किंग और क्राउन, इसके पास अल्टीमेट पावर। इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट मींस पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट विल रूल इन द नेम ऑफ क्राउन। क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, तो रियल पावर यहां से कहां चला गया? लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग कौन करती है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक चार्ट बनाएंगे आप। ये जो ब्रिटिश रूल है इसको थोड़ा इस साइड कर देंगे, तो इनको अभी दिख रहा है? ठीक है, बैठो। ठीक है, ये चार्ट बनाएंगे हम। 1, 2। ब्रिटिश रूल इंडिया में 2 फेज में था, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। इतना लिखेंगे हम, कंपनी रूल, क्राउन रूल। अब कंपनी रूल क्राउन रूल में कैसे चेंज हो जाता है? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857।
तो नेक्स्ट टाइम क्लास में एक ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन और पेंसिल रखना है, जिससे आप अच्छा से नोट्स बनाओगे और ये आपको काम आएगा। कंपनी रूल, क्राउन रूल चेंज किसकी वजह से होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857। इतना लिखा? चलो लिखो आराम से। तो ये जो ब्रिटिश रूल है इसके कितने फेज है? 2, कंपनी रूल और क्या कहेंगे? क्राउन रूल। तो पहले ये वाला चार्ट लिख लिया ना? एक मिनट, ये वाला चार्ट लिख लिया ना? अब एक काम करो, वहां पे स्पेस छोड़ दो, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। पहले हम ये वाला चार्ट देख लेंगे, ठीक है? एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, फ्रेश पेज में सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1600 से और एंड होगा 1947। 1600 से 1947 एक पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। मेन लाइन होगी वो हमेशा ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे, फिर आगे का कंटेंट हम ब्लू पेन से लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना। यहां पे हम 2 पार्टीशन करेंगे, 1757 और 1857। टोटल 4 डेट हो गई हमारे पास, 1600, 1757, 1857 एंड 1947। ऐसा चार्ट बना के आप ड्रॉ करेंगे। 1600, 1757 एंड 1857। इतना लिखा? हाँ। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे? 1600 में। यहां लिखो ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया। कब आए ब्रिटिशर्स इंडिया में? 1600 में। लेकिन क्या करने आए थे वो? रूल करने आए थे, ट्रेड करने आए थे? तो यहां लिखो ट्रेडर और यहां पे लिखो EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रेडर, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से इंडिया का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है और इंडिया विल स्लोली स्टार्ट बिकमिंग द कॉलोनी ऑफ इंडिया। अगर आपको ट्रेस करना है कि इंडिया कॉलोनी बनना कब से स्टार्ट हुआ, तो कौन सा ईयर बोलोगे? हाँ, बैटल। हाँ, यहां से इंडिया का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। इस बैटल में हालांकि ब्रिटिशर्स को खाली 3 ही गांव मिले थे, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहां से इंडिया का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। टेरिटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपको कोई बोले कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ, तो कौन सा ईयर बोलोगे? 1757। तो इंडिया का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ एंड स्टार्टेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसलिए बोलते हैं ना 200 साल का अंग्रेज रूल, 1757 से 1947 तक ये चलेगा। इस इवेंट से ब्रिटिश रूल चालू होता है। अब एक मेजर रिवॉल्ट होता है 1857। यहां लिखो रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या लिखेंगे? रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसमें क्या हुआ? ये रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इंडिया को रूल नहीं कर पाएगी। तो इंडिया का मैनेजमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने पास ले लिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम किससे किससे पास? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इतना लिखा? अब इंडिया को आजादी कब मिली? 15 अगस्त। तो यहां पे हो गया एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऐसा लिखो, एंड ऑफ
ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आराम से लिखना, टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं, मैं स्लो जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा 2-3 क्लास के बाद मुझे भी आपकी राइटिंग स्पीड का वो रिदम बैठ जाएगा, ठीक है। नहीं लिखा जाता है तो बताना मुझे, मैं स्लो जाऊंगा। अब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए? ब्रिटिश रूल इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कब शिफ्टिंग हुआ पावर? और ब्रिटिश रूल एंड कब हुआ? तो अभी आप ये 1757 से लेके 1947 तक ऐसा ड्रॉ करोगे। यहां क्या लिखोगे? ब्रिटिश रूल 1757 से 1947 ब्रिटिश रूल। और ये जो लाइन है ना 1857, इससे इसके 2 पार्ट कर दोगे। तो ब्रिटिश रूल के कितने फेज हो गए? 2, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। 2 फेज हो जाते हैं, कंपनी रूल और क्राउन रूल। अब इसको कंपनी रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी किसके पास थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंपनी रूल। क्योंकि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी किसके पास थी? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक एजेंट भेजता है जो इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। उस एजेंट का नाम क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसका एजेंट है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंडिया का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। तो कंपनी रूल कहां से कहां तक है? 1757 हाँ, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो वहां के ब्रिटेन को लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो इनकेपेबल है और इंडिया जितनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी उनके हाथ से चली जाएगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्राउन रूल। और उन्होंने अपना एक एजेंट भेजा, उस एजेंट का नाम क्या है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब डिफरेंस समझ में आया गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज एन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वाइसरॉय इज द एजेंट ऑफ, हाँ, ब्रिटिश रूल के कितने फेस? 2, कंपनी रूल एंड, कंपनी रूल में एजेंट का नाम क्या है? और क्राउन रूल में वाइसरॉय। और फिर यहां पे 1947 में ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया। तो ब्रॉडली ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 टू 1947 कंसिस्टेड ऑफ 2 phases, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। इतना क्लियर हुआ? अब इसको हम और क्लियर करते हैं। हाईएस्ट ऑथोरिटी कौन है? क्राउन, उसके नीचे पार्लियामेंट और उसके नीचे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन। ये पावर स्ट्रक्चर है ब्रिटेन का। इसको नहीं समझोगे तो कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा। यूपीए पॉलिटी में पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है, फ्रेशर होते हैं या पुराने होते हैं, इनको पॉलिटी को समझने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का भी बैकग्राउंड चाहिए। तो ये पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जा रहा है। अभी यहां पे लिखो कंपनी रूल, यहां नीचे लिखो क्राउन रूल। और ये ट्रांजिशन किसकी वजह से होगा? रिवोल्ट ऑफ 1815। सबसे ऊपर क्या है यहां पे? क्राउन। क्राउन के बाद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नीचे कौन आएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको रिपोर्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट करेगी? पावर वहां पे पार्लियामेंट के पास है, लेकिन पार्लियामेंट विल रूल इन द नेम ऑफ क्राउन। ये पावर स्ट्रक्चर था। अभी समझ में आया पावर स्ट्रक्चर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय? तो गवर्नर जनरल वाइसरॉय कब बन जाएगा? आफ्टर दी रिवोल्ट ऑफ, हाँ,
अभी दूसरा, क्राउन रूल में सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद गवर्नमेंट। अब पावर स्ट्रक्चर, अब इसको रेड पेन से सर्कल करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, या वही पेन से लिख दो चलेगा। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्कल करो और ऊपर लिखो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां पे शिफ्ट हो जाती है, यहां पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथों में ले लिया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली तो करेगा नहीं, ये किसको ऑर्डर देगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसमें से एक मिनिस्टर को ये लोग क्या बना देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जिम्मेवारी दे दिया कि भाई आप पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो यूके में रहता है, इंडिया में नहीं रहता। तो ये अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगा जो इंडिया में जाके इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया, कौन, वाइसरॉय। तो वाइसरॉय इंडिया में रहता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके में रहेगा। अब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नर जनरल की या वाइसरॉय की। तो इनको एक बॉक्स में ले लो। दे विल, ऊपर लिखना स्टे इन इंडिया टू डू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में रह के ये दोनों इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, इंडिया में रह के इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल है ये किसका एजेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वाइसरॉय किसका एजेंट है, रिपोर्ट इसको करेगा, एजेंट किसका है, ब्रिटिश। तो ये पावर स्ट्रक्चर है। ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बिना है ना नहीं समझ में आता। अब ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या होगा पता है, यही नहीं पढ़ाया जाता है। तो कभी भी क्लास में अगर समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती है, किस में होती है, टीचर में। अगर कायदे से समझाएगा तो क्यों समझ में नहीं आएगा। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमेशा बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े जाते हैं। अभी देखो आपको ये एक जैसा नहीं लगेगा, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, बच्चों को ये पता नहीं होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए, दिस इज द कोर ऑफ पॉलिटी। स्टार्टिंग में बोला था ना, कोर पकड़ में आ जाएगा ना। अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पूरा पढ़ने में आएगा आपको। एक बार मैं इसको फाइनली रिपीट कर देता हूं। गवर्नर जनरल किसका एजेंट है, ईस्ट इंडिया किसको रिपोर्ट करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट करेगी, और ये किसके नाम में रूल करेगा। यहां ऊपर सब सेम रहेगा यहां तक, इसके बाद सब चेंज हो जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नर जनरल क्या बन गया, वाइसरॉय किसको रिपोर्ट करेगा, ये इंडिया में रहेगा, यूके में, यूके में ये मिनिस्टर है, उसको एक डेजिग्नेशन दे दिया। मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक मेंबर है, और ये मेंबर पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है। क्लियर। अभी देखो ये हम कल बाद में देखेंगे फेज वाला, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम 1757 बैटल ऑफ प्लासी। इंडिया क्या बना, कॉलोनी। तो यहां से लेके 15 अगस्त 1947 तक इंडिया क्या रहेगा, कॉलोनी। एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करोगे आप, यहां लिखोगे एट प्रेजेंट, यहां पे डेट लिखोगे 26 जनवरी 1915, यहां पे एक डेट लिखोगे 15 अगस्त 1947, और यहां पे 1757। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये डेट्स लिखेंगे हम। 1757 पहली डेट, दूसरी डेट है 15 अगस्त 1947, तीसरी डेट है 26 जनवरी 1950, और एट प्रेजेंट। पहले ये लाइन ड्रॉ करके खाली इतना डेट्स लिखो, फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम ये कंसेप्ट के बाद क्लास एंड कर देंगे, क्योंकि फिर ओवरडोज हो जाएगा। हाँ
या पढ़ना है आप लोगों को या ज्यादा हो जाएगा? हाँ ठीक है, चलो ये करते हैं। 1757, 1947, 1950 और प्रेजेंट, इतना लिखा डेट। अभी देखो 1757 को क्या हुआ था, तो यहां से इंडिया कॉलोनी बनना स्टार्ट हुआ। इंडिया को आजादी कब मिली, तो यहां पे इंडिया का कॉलोनी एंड हुआ। इंडिया को क्या मिला, इसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिश रूल एंडेड इन इंडिया। अब ब्रिटिश रूल एंड हो गया, लेकिन इंडिया सोवेरियन नहीं बना। इंडिया क्या बना, डोमिनियन। देखो दो चीज होती है, आप कभी भी घर खरीदने जाते हो तो आप टोकन मनी दे देते हो, घर के ओनर हो गए, लेकिन ऑन पेपर अब तक नहीं हुआ। तो इंडिया इन प्रैक्टिस सोवेरियन स्टेट बन गया था, लेकिन ऑन पेपर क्या था, डोमिनियन। क्योंकि पावर इतना बड़ा देश का पावर ट्रांसफर होता है तो 2-3 साल टाइम लगता है। तो इंडिया क्या बना, डोमिनियन। फिर 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, तब से इंडिया क्या बन जाएगा, सोवेरियन स्टेट। ये एग्जैक्ट डेट से इंडिया कब कॉलोनी था, कब डोमिनियन था और कब सोवेरियन था। हालांकि 15 अगस्त को इंडिया को सोवेरिनिटी मिल गई थी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट भी थी, सोवेरिनिटी मिल गई, लेकिन ऑन पेपर ये अभी भी क्या है, डोमिनियन। इसकी वजह से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, डोमिनियन। और इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तब राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तब से इंडिया सोवेरियन बना। क्योंकि ये जो मीन टाइम था, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जब चालू होगा तब से क्या होगा, इंडिया सोवेरियन स्टेट बनेगा। ठीक है, अब हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, स्टेटस, कॉलोनी, डोमिनियन और सोवेरियन स्टेट, ऐसा हेडिंग लिखेंगे। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। कोई एकदम बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, अब बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टेटस, कॉलोनी, डोमिनियन एंड सोवेरियन स्टेट, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे अभी आप। ठीक है, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, स्टेटस, कॉलोनी, डोमिनियन एंड सोवेरियन स्टेट। और फिर इस साइड का हेडिंग लिखेंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एंड पीरियड। और फिर ये वाला बीच के कंटेंट अभी मत लिखना, ये वाला कंटेंट, ठीक है, आपको समझ के लिखना है। खाली इस साइड वाला और टॉप वाला कंटेंट लिखना है। ये वाला कंटेंट रहने देना, मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर लिखते जाना है। चार्ट बन गया। देखो, जब कोई भी कंट्री कॉलोनी होता है तो उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो यहां लिखो ब्रिटिश। ओवरऑल कंट्रोल किसका रहेगा इंडिया पे, तो यहां लिखो ब्रिटिश, यहां पे लिखो ब्रिटिश। और ये कॉलोनी कब से कब तक था इंडिया, 1757 टू 1947 इंडिया क्या था, कॉलोनी। तो जब भी कोई भी देश कॉलोनी होता है तो देखो इंडिया का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स संभालते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ब्रिटिश। प्रोविंसेस होते थे, उसके गवर्नर कौन होते थे, ब्रिटिश। हमारे इंडियंस के हाथ में थोड़ी होता था। अब जब डोमिनियन बनता है तो क्या होता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ जाएगा, बट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास आ जाएगा, इंडियंस के पास, अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ये पीरियड कब से कब तक चालू रहेगा, 15 अगस्त टू 26 जनवरी 1950। लेकिन इंडिया को रियल डोमिनियन स्टेटस कभी नहीं मिला था, ये सिर्फ नॉमिनल था।
मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अभी आप सिर्फ डेट्स लिखो। डोमिनियन स्टेटस अगर नहीं समझा है तो मॉडर्न हिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आती है। वो कैसे, मैं अभी आप बताता हूं सारा। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? ओवरऑल कंट्रोल इंडियंस। आफ्टर 26 जनवरी 1950 कॉलोनी, डोमिनियन, सोवेरेन स्टेट। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। लिखा? बस अभी बैठ के अच्छे से सुनो पूरा स्टोरी। इंडिया का कॉलोनाइजेशन कब से स्टार्ट होता है? बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1957 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। पूरे इंडिया का रूलर मुगल था, लेकिन जो बंगाल प्रोविंस था उसका रूलर क्या होता है? नवाब। जैसे आज का सीएम होता है ना, उस टाइम का नवाब। और सेंटर में किंग, स्टेट में नवाब। नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। इन दोनों में फाइट होता है। कब होता है? लेटर मुगल पीरियड में। और मुगल एम्पायर तभी कौन थे? आलमगीर टू। ही वॉज रूलिंग द एम्पायर व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। तो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई सेंट्रल लीडरशिप के साथ नहीं की थी, स्टेट लीडरशिप के साथ की थी। रिजल्ट क्या हुआ? कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दिस स्टार्टेड नियरली 200 साल का ब्रिटिश रूल। दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। अब बैटल ऑफ प्लासी को प्लासी क्यों कहते हैं? ये बंगाल प्रोविंस है। ब्रिटिशर्स यहां से आए और ये प्लासी एक जगह है, आज के मॉडर्न टाइम पे बिहार है। यहां पे बैटल हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? बैटल ऑफ प्लासी। किन किन के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और सेंट्रल लीडरशिप थी या स्टेट लीडरशिप? स्टेट लीडरशिप। स्टेट लीडरशिप में कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। तो इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स फाइट होती है। ये प्लेस कौन सी? प्लासी। ईयर कौन सा? दो साइड, ब्रिटिश साइड से रॉबर्ट क्लाइव थे, हु वाज द हेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो स्टेट के लीडर थे सिराजुद्दौला, उनके बीच। अब कंपनी के पास 3000 की सिर्फ आर्मी थी और नवाब के पास 50,000 की आर्मी थी, फिर भी वो हार गए। कैसे? थ्रू ट्रेचरी। ट्रेचरी कैसे हुई? कि जो क्लाइव थे उनको एक बैंकर ने सपोर्ट किया, जगत सेठ, और अंडर उन लोगों ने एक सीक्रेटली डील की मीर जाफर के साथ। अब ये जो मीर जाफर थे ये सेनापति थे किसके? नवाब के साथ। इन्होंने क्या कहा मीर जाफर को कि आप नवाब के साइड से लड़ो ही मत, वॉर हार जाओ तो हम है ना आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो जब लड़ाई हुई तो मीर जाफर लड़ता ही नहीं है, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया। तो बैटल कौन जीत गए? ब्रिटिश। इवन दो इट वाज हैविंग द आर्मी ऑफ जस्ट 3000 सोल्जर्स एंड ही वाज हैविंग द आर्मी ऑफ 50,000 सोल्जर्स। अब हारने का इंपैक्ट क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, नॉट डायरेक्टली, थ्रू हिज पपेट कॉल मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर को नवाब किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी वैसे नवाब करेगा। तो यहां से इंडिया का क्या हो गया? कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? ट्रेड। और पहले आर्मी का हेड कौन था? मीर जाफर। और रियल रूलर कौन था? नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन आफ्टर बैटल रियल ट्रेडर से ये क्या बन गया? रूलर। और पपेट रूलर कौन हो गया? और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर। इसका रूल एंड हो गया। तो पूरा पावर ट्रांजिशन हो गया। इंडियन से पावर किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से ये बैटल ऑफ प्लासी है, इस तरीके से ये वॉर होता है। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे छोटे लेवल पे थे, वाया प्रमोशन एकदम टॉप पे गए थे। ये एकदम क्लरिकल लेवल पोजीशन पे थे। इनको कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी,
फिर भी इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को जीता और इसके बाद ये बनते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। और इनके टाइम पे इन्होंने बंगाल को इतना प्लंडर किया, इतना लूटा कि इनको नवाब बोला गया। जब वापस वो ब्रिटेन गए तो इनका इतना नाम खराब हो गया था कि एट द एंड ऑफ द डे ही कमिटेड सुसाइड एंड ही हैड amassed so much wealth by plundering Bandal which could not be imagined। उस टाइम पे इतने पाउंड्स की उन लोग ने वेल्थ की थी एंड लेटर ऑन ही एंडेड हिज लाइफ बाय डूइंग सुसाइड। दिस इज रॉबर्ट क्लाइव who won the battle of Plassey, the first victory of Britishers in India which started the colonization of India। तो इस तरीके से इनका बैटल होता है एंड दैट्स व्हाई दिस बैटल इज सिग्निफिकेंट। ये मॉडर्न डे मैप है, ये बंगाल है, आज का बंगाल। पुराना बंगाल में बिहार वॉज द पार्ट ऑफ बंगाल और ये प्लासी है और इसके बाद 1760 बक्सर होगा, 64 65। हाँ, तो इस तरीके से ये वॉर होता है। अब इसके बाद होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली जाएगी? पार्लियामेंट के पास। और गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा? वाइसरॉय। अब इंडिया का कॉलोनाइजेशन हो गया। अब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस इंडिया कब बना? इंडिया डोमिनियन कब बना? 15 अगस्त। लेकिन उसकी डिमांड 1906 में की थी दादाभाई नौरोजी। He was the first Indian who demanded a dominion status for India from Britishers। तो इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारी मूवमेंट डोमिनियन स्टेटस के लिए होती है। तो डोमिनियन स्टेटस को हमको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने जिस हिसाब से 1906 में डिमांड किया था इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस, अगर उस टाइम मिल जाता तो इंडिया का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते? इंडियंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। लेकिन इंडिया को रियल डोमिनियन स्टेटस कभी नहीं मिला, वो टेम्पररी नॉमिनल डोमिनियन स्टेटस मिला। तो ही इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मुंबई की एल्फिंस्टन कॉलेज में थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उन्होंने काफी की रोल प्ले किया एंड ही वॉज अ पारसी एंड लेटर ऑन ही वॉज इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये एमपी भी बने थे। अब इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? ड्रेन थियरी सुनी है आपने कि इंडिया से पैसा कैसे लूट के जा रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। टाइटल देखो कैसा है, इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसा है? अन ब्रिटिश। इन्होंने ये ड्रेन थियरी क्यों दी? टू इन्वोक नेशनलिस्ट फीलिंग इन इंडिया, क्योंकि इंडिया वॉज नॉट अ नेशन एट दैट टाइम। तो इंडिया के सारे लोगों को जब लगेगा कि ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो नेशनलिज्म बढ़ेगा। तो दिस वर द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो 4 मेजर इवेंट्स थे: स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 मेजर एम थे। एक, जलियांवाला बाग मसाकर में जो जनरल डायर ने किया था उसको सजा दो। 2, खिलाफत इशू। और तीसरा था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले। तो वन ऑफ द मेन एम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज डोमिनियन स्टेटस। और बच्चे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इनको यही पता नहीं होता डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस पावर ट्रांसफर हुआ। ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए तो 15 अगस्त को। ठीक है, पार्टीशन से पहले ये अनडिवाइडेड इंडिया है। तो जब पार्टीशन हुआ तो 2 सोवेरियन स्टेट नहीं बने, 2 डोमिनियन बने, एक पाकिस्तान डोमिनियन और एक इंडियन डोमिनियन। ठीक है, तो आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ड स्वराज आएगा। स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, डोमिनियन स्टेटस। और पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब क्लियर हुआ? तो मोस्ट ऑफ अवर मॉडर्न हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं रियलिटी में।
नेक्स्ट लिखेंगे गवर्नमेंट एंड इट्स 3 ऑर्गन्स। थक जाओ तो बता देना, हाँ, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो टीचर से पूछो। गवर्नमेंट एंड इट्स 3 ऑर्गन्स। उसमें जो जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखना, ठीक है। पहले हेडिंग लिख लो, गवर्नमेंट एंड इट्स 3 ऑर्गन्स, ELJ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। पहला लाइन लिखो उसमें, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के 4 एलिमेंट्स है ना, उसमें से एक एलिमेंट क्या है? गवर्नमेंट। सोवेरेनिटी इज द 4th एलिमेंट ऑफ स्टेट। सोवेरेनिटी इज द 4th एलिमेंट ऑफ स्टेट। ब्रैकेट में लिखो नॉट गवर्नमेंट। इतना लिखा। फिर आप ऐसा 2 चार्ट बनाओगे, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, और डिफरेंसेस लिखते जाओगे जैसे मैं बताऊंगा वैसे। ठीक है, थोड़ा रिपीटेशन होने दो। स्टेट लिखो टोटल 4 एलिमेंट्स। स्टेट के कितने एलिमेंट्स है टोटल? 4। इतना लिखा। यहां पे लिखेंगे गवर्नमेंट इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो विच वन इज बिगर, स्टेट और गवर्नमेंट? स्टेट। गवर्नमेंट तो एक स्टेट का पार्ट है। सोवेरेनिटी किसका फीचर है, स्टेट का या गवर्नमेंट का? हाँ, सोवेरेनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेट, नॉट गवर्नमेंट। सोवेरियन स्टेट होता है, गवर्नमेंट नहीं होती। सोवेरेनिटी इज अ फीचर ऑफ स्टेट। इतना लिखना, ऐसे पूरा कॉपी मत करना। यहां लिखो नॉट गवर्नमेंट। इतना लिखा। नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिखोगे सोवेरियन पावर इज ऑफ स्टेट। यहां पे क्या लिखोगे? सोवेरियन पावर किसका होता है? ऑफ स्टेट। बट स्टेट इटसेल्फ डज नॉट एक्सरसाइजेस इट। सोवेरियन पावर किसका है? स्टेट का। बट स्टेट इटसेल्फ डज नॉट एक्सरसाइजेस द सोवेरियन पावर। वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इस्तेमाल कौन करेगा? गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज द सोवेरियन पावर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। हु एक्सरसाइजेस द सोवेरियन पावर? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज द सोवेरियन पावर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। स्टेट खुद एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन पावर किसका है? स्टेट का या गवर्नमेंट का? स्टेट का। एक्सरसाइज कौन करता है? गवर्नमेंट। इतना क्लियर हुआ? तो ओरिजिनल पावर्स किसके पास है? डिराइव्ड पावर्स किसके पास है? यहां लिखो ओरिजिनल पावर्स, यहां लिखो डिराइव्ड पावर्स। ओरिजिनल पावर्स किसके पास है? स्टेट के पास। डिराइव्ड पावर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इतना क्लियर हुआ? तो जो भी सारा गवर्नमेंट के पास पावर है वो किसकी वजह से आया? गवर्नमेंट के पास, स्टेट की वजह से आया। फिर स्टेट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस, गवर्नमेंट इज टेम्पररी, ऐसा लिखेंगे। इसके मैं एग्जांपल्स देता हूं। स्टेट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस। स्टेट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस, गवर्नमेंट इज टेम्पररी। बस इतना लिखो।
गवर्नमेंट है। अब इसको समझो, एक बार देखो स्टेट बन जाता है ना तो ये हमेशा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट हर 5 साल बाद चेंज होती है। मोदी गवर्नमेंट हर 5 साल बाद चेंज होती है। तो परमानेंट कौन है, टेम्पररी कौन है, गवर्नमेंट। इट कंटिन्यूसली लिव्स सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज दी सोवरेनिटी। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, इलेक्शन में हारेगी तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रीज है, जहां जहां भी स्टेट होंगे, हर स्टेट के क्या एलिमेंट होंगे, सेम 4। तो एवरी स्टेट हैज यूनिफॉर्म 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। लेकिन हर कंट्री में गवर्नमेंट के फॉर्म्स अलग होते हैं और फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन स्टेट के 4 एलिमेंट हर जगह सेम रहते हैं। अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में स्टेट है तो स्टेट के कितने, 4 एलिमेंट। अमेरिका में स्टेट है उसके भी 4 एलिमेंट। ब्रिटेन की जो स्टेट है उसके भी 4 एलिमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। स्टेट सेम, गवर्नमेंट विल चेंज। इंडिया में यूनिटरी है, ब्रिटेन में गवर्नमेंट कैसी है, इंडिया में गवर्नमेंट फेडरल है, ब्रिटेन में कैसी है, यूनिटरी। सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट कैसी है, मोनार्कियल। फिर कहीं पे एरिस्टोक्रेटिक। नॉर्थ कोरिया में कैसी है, डिक्टेटरशिप। तो यूनिफॉर्मिटी कहां है और चेंज कहां पे है, गवर्नमेंट में। हर कंट्री में जहां भी स्टेट होगा उसके 4 एलिमेंट वही रहेंगे, लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, चेंज होती रहती है। ओरिजिनल पावर किसके पास है, स्टेट के बिहाफ पे कौन एक्सरसाइज करेगा, गवर्नमेंट। तो अभी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। दीज आर द 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ फॉर 5 minutes you will revise from starting to end, and if you have any doubt you can ask the teacher. तो इसी तरीके से हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। मैं आगे का एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं, है ना। तो ये 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम देख लिया, फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ के उसके बाद हम चैप्टर वाइज चालू करेंगे। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, अभी देखो ये बेसिक कंसेप्ट करने से आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, तो ये बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। आप एक बार रिवाइज कर लें सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक 5 मिनट, एंड देन विल एंड द लेक्चर।